साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार गेटवेंट क्लासेस में। और कल की क्लास में मैंने आपको 1892 का परिषद अधिनियम पढ़ा दिया था। उसके बाद कहें तो आपको हम कंपनी रूल पढ़ा रहे बेटा। यार हम पिछली क्लास में जो पढ़ चुके हैं, जो हमने पढ़ा था वो 1773 से लेकर 1857 तक पढ़ा। अब 1858 ये वाला था हमारा कौन सा, कंपनी रूल। और यहाँ पर 1858 से लेकर 1947 तक चलना है, वो हमारा क्राउन रूल चलना है। कल की क्लास में मैंने 1858 के, 1861 के, 1892 के, इवन मैंने एक काम और कर लिया था जो आपका बीच में 1900 शताब्दी को जो सुधारों की शताब्दी कहा जाता है, उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सुधार हो रहे थे, मैंने बातें करी थी कल। और आज हमारा मॉर्ले मिंटो और चेम्सफोर्ड वाले दोनों एक्ट करेंगे, और हो पाएगा तो अगले एक्ट कर लेंगे। आज वो मेरे भाई करना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे कि पहले जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो पद समाप्त हो चुका था, अब भारत के वायसराय आ गए थे। जो भारत का वायसराय आपको पता है पहला कौन हुआ, लॉर्ड कैनिंग हुआ। लॉर्ड कैनिंग के बाद हमारी बर्स आ चुकी है 1909, 1858 से 1909 पर आ चुके हैं। और 1909 में बेटा मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आ गया। और मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसलिए भेजा गया था क्योंकि इस टाइम पे राष्ट्रीयता की भावना चरम पर थी। राष्ट्रीयता की भावना चरम पे होने का मतलब मकसद ये है कि उस टाइम पर हिंदू और मुस्लिम को आपस में फूट डालो और शासन करने वाली रणनीति पर काम कर रहे थे अंग्रेज। और उसमें सफल होने के लिए जो अगला एक्ट भेजा गया उसका नाम था मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नाम तो इसका सुधार अधिनियम था, लेकिन ये कहने की बर्बाद करने के लिए आया था भारतीय को। आ जाओ भाई साहब, 1909 का जो मॉर्ले और मिंटो जो नाम दिया था, मॉर्ले उस टाइम पे लॉर्ड मिंटो उस टाइम पे राज्य सचिव हुआ करता था, और जो मिंटो था उस टाइम पे ये वायसराय था। भारत में जो उस टाइम पे राज्य सचिव हुआ करता था लॉर्ड मिंटो, और 1909 में वायसराय हुआ करता था मिंटो। इन दोनों के नाम से ही मिला के एक एक्ट भेजा गया जिसको कहते हैं 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसमें क्या क्या किया गया देखो। पहली बात, यह एक्ट डिवाइड रूल पॉलिसी मैंने पहले बता दिया था। ये भाई साहब सिर्फ बांटने पे था, ये बांटने पे तुला था ये वाला। अब अंग्रेज चाह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम बट जाएं। ये लिखा हुआ है कि डिवाइड रूल पॉलिसी के तहत भारत में भेजा गया। इस अधिनियम के तहत भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल, देखो हो गया ना भाई काम। यह प्रश्न पूछा जाता है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल, अलग से इनको एक निर्वाचक मंडल मिला था, वो किस एक्ट के तहत मिला, तो 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मिला था मुसलमानों को अलग से निर्वाचक मंडल। और देखो हो गया, मुसलमानों को अलग से दे दिया, अब हिंदू को दिक्कत होगी देखो। और मुसलमानों को मतदान के विशेष अधिकार दिए गए। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत एक नए शब्द आरक्षण का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? आरक्षण का प्रयोग किया गया। यकीन मानो अगर आप ये वाला सब कुछ पढ़ लेते हैं तो आपका कुछ नहीं बहुत कुछ हद तक आपकी पॉलिटी कवर हो जाएगी, कहे तो कंप्लीट हो जाएगी। तो कंप्लीट के लिए तो एम लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी। फिर एम लक्ष्मीकांत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम निकल जाएगा सिर्फ एक विषय को। तो ये वाला बहुत कुछ है इसमें वास्तव में, बस छोटे छोटे पॉइंट है, छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। अगर इसके पॉइंट भी छोड़े तो मेरे भाई बहुत कुछ स्किप हो जाएगा। ऑलरेडी इसमें से कंसाइज करके लिखा हुआ है। देखो मेरे भाई अगला आरक्षण शब्द का प्रयोग किया गया। आगे देखो, मुसलमानों के विशेष मताधिकार दिया गया। भारतीय मुसलमान एक की जगह पे 2 वोट डाल सकेंगे, जिसमें एक वोट अपने मुस्लिम कैंडिडेट के लिए कंपलसरी होगा और दूसरा वोट जिसे वे योग्य समझते हैं उसे दे सकते हैं। कहने का मतलब ये कह दिया मुसलमान अब मेरे भाई 2 वोट डालेंगे। कितने? 2 वोट डालेंगे। अब देखो पता क्या बोला कि मुसलमान लोग एक वोट तो अपने मुसलमान को देंगे और एक वोट चाहे हिंदू को देते चाहे मुस्लिम को देते। तो मेरे भाई जब दूसरा वोट भी होगा, जब तुमने हिंदू मुस्लिम बांटी दिया था अंग्रेजों ने, तो मेरे भाई मुसलमान दूसरा वोट क्यों देंगे जाके हिंदू को? जब तुमने हिंदू और मुस्लिम को 36 का आंकड़ा बिठा दिया तो दूसरा वोट भी किसको जाएगा? मुस्लिम को। कहने का मतलब इससे हिंदुओं को दिक्कत होने लग जाएगी। ये दिक्कत करने वाला आदमी था ये मुसलमान, अंग्रेज ही थे। अंग्रेजों ने शुरुआत करी थी दुश्मनी की, और देखो कहाँ पर आ गया। देखो यानी भारतीय राजनीति में मुसलमानों की संख्या बढ़ाने और इनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए ही यह एक्ट भेजा गया था। ये वाला एक्ट मुसलमानों को मजबूत करने के लिए भेजा गया था। अब मुसलमानों को मजबूत करोगे तो हिंदू अपने आप परेशान हो जाएगा, आपस में भिड़ना शुरू। तो मैंने बोला ये वाला एक्ट सुधार का नहीं, ये वाला बर्बादी का था एक प्रकार से।
और 1909 वाले में जो जो हो रहा है वो एक एक लाइन छोड़ने लायक कोई नहीं है मेरे भाई। अगर तुमने ये सोचा कि यार ये लाइन तो ऐसे लिखी छोड़ दो, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। अगर आप जाते पढ़ना चाहो तो किताब की हेल्प ले सकते हो, कुछ नई शब्द ऐड कर सकते हो, क्योंकि छोड़ने लायक इसमें कुछ नहीं है। आगे देखो, इसी एक्ट की वजह से हिंदू मुस्लिम देखो आ गए ना आमने सामने आए, और गांधी जी ने कहा मोरले बिल्टू सुधार अधिनियम ने सुधार नहीं सर्वनाश किया है। बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही किया था ये मोरले बिल्टू सुधार अधिनियम ने। ये डेट भी कभी कभी पूछ ली जाती, डायरेक्ट ऐसे नहीं 1909 पूछी नहीं जाए, पूछी जाए कि मोरले बिल्टू सुधार एक्ट कब आया था, 1909 में। देखो आपको ये याद करने के बाद भूल इसलिए जा रहे हो कि हर एक एक्ट में अलग अलग काम हो रहे हैं। अब हम एक्ट कैसे याद रखेंगे, उसी वाले एक्ट में ये वाला हो रहा है। तो यार इसमें बेसिक सी बात है, सिंपल सी, कि इसको रिवीजन मांगता है पॉलिटी का संवैधानिक विकास इतिहास टाइप का ही रिवीजन मांगता, मोर रिवीजन। अब बताओ तुम क्यों नहीं बोलते ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया था 1813 और 33 में, क्यों याद हो गया? क्योंकि तुमने उस पर थोड़ा सा फोकस कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार चल रहा था, एकाधिकार वो खत्म कर देगा 1813 में। और ये भी तुम्हें याद है 1813 वाले में चीन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार नहीं बंद हुआ था, क्योंकि वो वाले पॉइंट तुमने हाईलाइट कर लिए थे उस टाइम पे। और तभी तो कहते हैं हाईलाइटर ले लो, हाईलाइट से हाईलाइट करो जब पढ़ते टाइम, तब याद ज्यादा होगा वास्तव में। आगे देखो, अब अगला आएगा मेरे भाई 1909 का शासन अधिनियम, या दूसरा नाम है 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। अच्छा बेटा इसमें होता क्या है, ये जो हमारा था मोंटेग्यू था उस टाइम पे राज्य सचिव था, और चेम्सफोर्ड उस टाइम पे नाम सुधार का लिया जा रहा था, लेकिन बर्बादी की जा रही थी इंडिया वालों की, है ना। थोड़ा सा पानी पीना। दांत का दर्द इतना भयानक होता है, आदमी एकदम बैठ जाता है। अगर इधर पानी चला गया तो एक ही बार वो खत्म। देखो भैया, इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं 1919 से 1935 तक प्रांतों में क्या लगाया गया, क्वेश्चन पूछा हुआ है, हैशटैग लगा लो इस पे। द्वैध शासन लगाया गया 1919 से 1935। आगे देखो, ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन पुनः, कोई बच्चा बताएगा कि जो ब्रिटेन के अधिकारियों को वेतन भारतीय राजस्व से मिलने लगा था वो कौन सा एक्ट था? कौन सा एक्ट था? 1793 का एक्ट था। 1793 के शासन अधिनियम से जो वेतन था अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय राजस्व से अब दोबारा से ब्रिटेन वालों को मिलने लगा, ब्रिटेन से। ये कौन सा एक्ट है? 1919 का मोरले बिल्टू सुधार अधिनियम। इस वाले से अंग्रेज अधिकारियों को वेतन दोबारा से ब्रिटेन से मिलने लगा था। अच्छा, इसी के तहत पहले द्विसदनीय व्यवस्था आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। पूछा जाता है प्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष मतदान जैसे आप लोकसभा में आप सांसद को चुनते हो, डायरेक्ट चुनते हो, आपका डायरेक्ट वोट होता है, और आपके चुने हुए सांसद किसको चुना है तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात? तो जैसे राष्ट्रपति का शासन अप्रत्यक्ष होता है, वो आप डायरेक्ट वोट नहीं कर सकते उसको। प्रधान जी का होता है, ग्राम पंचायत का होता है, वो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई थी मेरे भाई? 1919 का। एक दूसरी बात, द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई थी, ये भी कब? एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस सही राज्यसभा, लोअर हाउस थी हमारी राज्यसभा, लोकसभा। और जो हमारी राज्यसभा था इसके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, और लोकसभा के, क्योंकि अभी भी होते हैं ऐसे, राज्यसभा के इनडायरेक्ट होते। पता ही नहीं चलता राज्यसभा के वोट कब पड़ गए। हमें तो पता तब चढ़ता है जब मोदी जी का चुनाव होता है, डायरेक्ट वाला, जब हम जाके बटन दबाए, अरे हाँ हमने मोदी जी को चुन लिया। ऐसे वाली बात है जो लोकसभा वाले में जान पाते हैं। तो ये 1919 में हो रहा था मेरे भाई। ये वाले पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, इनको भूल मत जाना। बस आप जानते तो हो गया, अपर हाउस लोअर हाउस। ये ध्यान रखना किस एक्ट के तहत आए थे ये 1919 वाले। चलो, इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, भारतीय महिलाओं को मतदान मिला था डालने के लिए 1900। विश्व में अगर पूछा जाए 1893 यहाँ पे, विश्व में अगर सबसे पहले महिलाओं को मतदान देने की अनुमति दी गई तो न्यूजीलैंड में।
1893 में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार सबसे पहले मिला था। ये पूरे विश्व की बात हो रही है, हम बात भारत की कर रहे हैं। भारत में महिलाओं को मतदान देने की पावर दी गई है 1919 में। आगे बताऊं, इसी के तहत लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया और 1923 में ली आयोग का गठन किया गया। और देखो बेटा, 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे सर रॉस बारकर्स थे। ये अध्यक्ष थे, केंद्रीय लोक सेवा आयोग थे, है ना, जिसका नाम यूपीएससी अब हो चुका है इसका, है ना। आगे देखो, भारत में लगे द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए डिसाइड किया गया कि ब्रिटेन से हर 10 साल के बाद एक आयोग भेजा जाएगा और यह जांच करेगा कि लगाया गया द्वैध शासन प्रॉपरली कार्य कर रहा है या नहीं। द्वैध शासन लगा कब दिया था प्रांतीय द्वैध शासन? 1900 यानी अगला 1929 में आना था एक आयोग बनके। जो जांच करना था उसका नाम रखा था साइमन कमीशन। 1929 में आना था, उस टाइम पे वहाँ पे प्रांतीय चुनाव थे ब्रिटेन में। इसके लिए इससे पहले इसका गठन 1927 में गठन किया और 1928 में आ जाता हमारा क्या, साइमन कमीशन। और इसका वाकायदा लिखा होगा जैसे हम बता रहे हैं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक 1929 में यह आयोग भेजा जाना था, लेकिन 1929 में ब्रिटेन में इलेक्शन होने थे, इसलिए 1928 में भारत में साइमन आयोग का आगमन 1927 में गठन होता है और 1928 में भारत में आ जाता है जांच करने की द्वैध शासन प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक चीज छोड़ दिया मैंने यहाँ पर, जो मैंने ऊपर शुरू किया था 1919 का, मैंने कहा 1765 में लगा था बंगाल में द्वैध शासन, इसके बाद 1919 में लगा प्रांतों में द्वैध शासन। अभी आगे एक पढ़ाया जाएगा हमारा केंद्र में लगेगा, वो हमारा 1935 में लगेगा जाके। चलो आ जाओ आगे, यहाँ पर आगे थे 1928 में भारत में साइमन कमीशन, साइमन आयोग का आगमन हुआ और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था भाई, एक भी इंडिया मेंबर नहीं था। और देखो भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध इसलिए किया था कि तुमने हमारे भारतीयों का एक मेंबर क्यों नहीं रखा, ये तुम रिपोर्ट बना के भेजोगे ब्रिटेन में, ये यहाँ पर प्रॉपरली काम कर रहा है, तुम तो कुछ भी लिख के भेज दोगे, हमारे एक इंडिया का आदमी होना चाहिए। इसलिए इसका पुरजोर विरोध दिया और विरोध किया कि साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में से कम एक सदस्य भारत का जरूर होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि जो साइमन कमीशन रिपोर्ट बनाकर भेजेगा वह सही है या गलत है। सही या लिखा हुआ है, सही है या। जो साइमन कमीशन आया था आयोग बन के जांच करने के लिए कि भारत में द्वैध शासन ठीक चल रहा है कि नहीं, इसके लिए जो 7 मेंबर थे उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इंडिया ने विरोध किया। बोले हम इसका विरोध करते हैं, और विरोध इसका पंजाब और उधर लाहौर की तरफ हो रहा था, बहुत ज्यादा पुरजोर विरोध हो रहा था। और यकीनन आप देखेंगे आगे यही बात लिखी होगी, लेकिन अंग्रेजों ने एक नहीं मानी। होता ना कोई आदमी तुम्हारी एक नहीं मानता, करता अपने मन की है, एक नहीं मानी। और 1928 में साइमन कमीशन को बनाकर भारत में भेज दिया। उसने सभी 7 मेंबर, अंग्रेज मूडी आदमी थे यार, मानते किसी के नहीं, तो मन में आकर करेंगे भाई। किसी घर में एक आदमी होता है जिसके मन में आकर करेगा, अभी तुम कुछ भी कहो, वो वाले आदमी थे ये। अच्छा आगे देखो, साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध किया गया और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारी लगाएगी। भाई साहब अभी हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, योगी जी भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, लेकिन भर्ती नहीं भाई साहब, डंडा मिल रहे हैं। भाई साहब 3 दिन हो गए धरना चलते हुए, आज रात की खबर आई कि भाई साहब धरना दे रहे थे, रात के 12 बजे पुलिस आई डंडा लेके। भाई साहब नींद हराम, बोले भागो, मिलेगी शिक्षक भर्ती तो मैं तो यहाँ से, वहाँ से भगा के इको गार्डन पहुँचा दिया उनको, इको गार्डन से फिर लौट आए वहाँ पे आयोग में। तो ऐसा चल रहा था उस टाइम पे भी, इसका पुरजोर विरोध चल रहा था साइमन कमीशन का। और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी, क्योंकि वहां पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले लाला लाजपत राय थे। वहां पे लाठी चार्ज का आदेश, इतनी लाठी पड़ी कि मेरे भाई हमारी तरफ से, जो भारत की तरफ से विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का नाम था लाला लाजपत राय, वो वहीं पर एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए भाई, इतनी लाठी पड़ गई यार। हाँ बताओ यार, मतलब भारत की तरफ से लड़ रहे थे वो। और देखो
सभी भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, लेकिन कुछ भारतीय उनका, देखो किसी चीज की हिम्मत तभी बढ़ती है, एक आदमी उसका सपोर्ट करे, एक विरोध करे, तभी हो सकता है। साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध तो हो रहा था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे बढ़िया आराम दो, आने दो ऐसा साइमन कमीशन। देखो क्या हुआ, साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले डॉक्टर बी आर, अरे तुम हो यार, ये तो बड़ा अच्छा नाम सुना था इनका, लेकिन ये तो स्वागत करे थे साइमन कमीशन का, देख रहे हो। और देखो एक और आदमी था, पंजाब के यूनिस्ट पार्टी थी एक किसानों का, और एक किसानों का एक ग्रुप था ये वाला पंजाब का, और एक मोहम्मद सैफी ग्रुप था जो मुस्लिम लीग का था, ये भी स्वागत कर रहा था किसका, साइमन कमीशन का। क्योंकि मेरे भाई हिंदू और मुस्लिम तो 36 का आंकड़ा बिठा दिया था अंग्रेजों ने उस टाइम पे, तो मुसलमान उस टाइम पे इसका स्वागत करेंगे ही, पुरजोर विरोध हिंदू करा था उस टाइम पे, ठीक है। और देखो जब भारत में साइमन कमीशन वापस गया, जब भारत से साइमन कमीशन वापस गया, तो चारों तरफ लाला लाजपत राय की मृत्यु का विरोध प्रदर्शन चल रहा था कि मेरे भाई मेरा एक आदमी तो चला गया, तुम तो साइमन कमीशन लाए और रिपोर्ट बना के भेज दी, हमारा तो लाला लाजपत राय मारा गया। इसका भाई साहब दबा के धरना चल रहा पूरी इंडिया में, उनको तमा कर दिया अंग्रेजों को। अब देखो एक तरफ क्रांतिकारी मिलकर एक रणनीति बना रहे थे कि जिस ब्रिटिश ऑफिसर ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया गया है, हम उसकी हत्या करेंगे। होता ना एक खूनता खोलता एकदम खून खोलना वो वाला ग्रुप, बोले है कौन जिसने लाला लाजपत राय को मारा, उस आदमी का नाम बता दो, मारेंगे उसको, मारेंगे नहीं जिंदा मारेंगे, ये वाली बात बोल रहा था एक ग्रुप। वो ग्रुप कौन सा था, वो हमारा एक क्रांतिकारी ग्रुप था। कहते ना बड़े क्रांतिकारी बन रहे हो, वैसा ये ग्रुप था क्रांतिकारी। देखो आगे क्या हुआ, 1929 में हत्या हुई सैंडर्स की, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की द्वारा की गई। ये प्रश्न पूछा था, सैंडर्स की हत्या कब हुई, किसके द्वारा करी गई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा। आगे देखो इसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य सचिव ने कहा कि कांग्रेस वापस आइए और इस मामले को कांग्रेस के पास जाइए और इस मामले को शांत कीजिए। ये बात कह रहा था उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट थे ना, जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उसने राज्य सचिव से कहा। और राज्य सचिव पता कौन हुआ करता था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कैंसिल करके बनाया गया था राज्य सचिव, उससे ये कहा कि तुम जाओ यार कांग्रेस को शांत क्यों ना करो, क्यों शांत करो यार, विरोध चल रहा है लाला लाजपत राय के बारे में, फिर तुम राज्य सचिव से कहो यार शांत बैठो, कुछ यार लॉलीपॉप दे दो, शांत बैठ जाएंगे, कह दो तो हम भर्ती निकाल देंगे और वहां से हट जाएंगे, भर्ती निकालो ही मत। ऐसी बात हो रही थी। अब देखो आगे, उस समय भारत का राज सचिव हुआ करता था लॉर्ड बर्किन, कौन हुआ करता था, लॉर्ड बर्किन हेड। उस टाइम पे राज सचिव हुआ करता था लॉर्ड बर्किन हेड। और होता क्या बेटा, लॉर्ड बर्किन हेड था ये मोतीलाल नेहरू, जो कि उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। इनसे बात करने के लिए गया, जो राज्य सचिव हुआ करता था ना लॉर्ड बर्किन हेड, ये कांग्रेस का जो मुखिया था उसका नाम था मोतीलाल नेहरू। इसके पास जाता है और उसी टाइम के कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, वो कहते हैं स्वराज की मांग कर, किसकी, स्वराज की। अब मेरे भाई पुरजोर विरोध तो चल रहा था, लाला लाजपत राय जा चुके थे, तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हमें अपना राज चाहिए, हम खुद शासन चलाएंगे भारत का। ये कौन कह रहा था, मोतीलाल नेहरू। अच्छा ये यहाँ पे लिखा होगा, अर्थात 1928 में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कौन थे, ये वाला, यहाँ पर एक वर्ड गलत हो गया, पूर्ण हटा दें, स्वराज की वो लिखना चाहिए। स्वराज की मांग करने वाले थे, सबसे पहले स्वराज की मांग करने वाले थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की तो आगे करेंगे जवाहरलाल नेहरू। आगे देखो, मोतीलाल नेहरू ने कहा हमें अपना स्वयं अपना राज दीजिए, तो लॉर्ड बर्किन हेड ने कहा अगर हम आपको भारत में शासन करने का अधिकार दें तो आप उसे सुचारू रूप से चला पाएंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी। अब अगर आप ये कहो कि सर ऐसा करो, आप अपनी स्कूटी हमें चलाने को दे दो, हम कहेंगे इस बात का क्या प्रूफ है तुम स्कूटी चला लोगे, तो तुम क्या करोगे, कहोगे लो सर हमारे पास लाइसेंस है, ये तो प्रूफ हो सकता है। अब मेरे भाई ये हमारे मोतीलाल नेहरू कह रहे थे हमें स्वराज दो, हम खुद चलाएंगे अपना शासन, तो लॉर्ड बर्किन हेड ने कहा कि यार हम तुम्हें शासन दे देंगे, मान लिया तो चला पाओगे या नहीं, पता चला तुमने सब
तख्ता पलट कर दिया मेरे भाई आगे तुम शासन में, नहीं चला पाए तुम। तो इस बात की गारंटी क्या है? देखो आगे क्या होता है। लॉर्ड बर्किनहाउट ने कहा आप एक मसौदा तैयार कीजिए जिसमें सभी प्रावधान लिखिए जिससे आप ये साबित कर सके कि इसी के तहत आप शासन करेंगे। उससे ये कहा मोतीलाल नेहरू से कि आप एक पेज लीजिए, एक मसौदा तैयार करिए, एक लिस्ट, और उसमें ये लिखिए हम इसके लिए ये करेंगे, ऐसे ऐसे शासन चलाएंगे। वो सब बातें लिखो कैसे चलाओगे शासन। हम आपके इस हाथों में शासन देने से पहले आप लिख के दिखाओ शासन कैसे चलाओगे। अगर हमें लगा तुम चला लोगे तब तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। देखो अब क्या होता है। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत करी कौन सी, ये लिख लाए। मोतीलाल नेहरू रहे घर पे, रात भर लिखते रहे, बोले हम ऐसे ऐसे ये करेंगे, ऐसे ऐसे शासन चलाएंगे, ऐसे कर व्यवस्थाएं चलाएंगे, मंत्री ये होगा, ऐसे करके तो सब कुछ लिख लिया। लेकिन कंडीशन एक और लगा रखी थी लॉर्ड बर्किनहाउट ने। लॉर्ड बर्किनहाउट भारत का स्वराज देना ही नहीं चाहता था। वो चाहता था ऐसी कंडीशन थोप दो ये कंडीशन पूरी ना कर पाए। और उसने एक कंडीशन और रख दी। देखो अंग्रेजों ने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी की बैठक बुलाइए, कि आप पहले सब लिख के लाइए कि हम ऐसे ऐसे शासन चलाएंगे, और सभी राजनीतिक पार्टियां बुलाइए, और अगर सभी लोग सर्वसहमति से हस्ताक्षर कर देते हैं, बोले सभी को हस्ताक्षर करवा दो। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष आएंगे, हस्ताक्षर ही नहीं करेंगे भाई। हिंदू मुस्लिम का 36 का आंकड़ा, ये अंग्रेजों को पहले से पता था कि अगर हिंदू मुस्लिम का 36 का भले चाहिए मसौदा तैयार भी कर लाए, लेकिन भाई साहब सब लोग साइन नहीं करेंगे, सब पार्टी के लोग साइन नहीं करेंगे, तो मेरे भाई इनको स्वराज मिल ही नहीं पाएगा। तो देखो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने कहा कि सभी ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक बुलाइए, और अगर सभी लोग सर्वसहमति से हस्ताक्षर कर देंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको 1 साल के भीतर आपको स्वराज देकर हम ब्रिटिश वापस लौट जाएंगे। ये तो सिर्फ कहने की बात थी, हम लौट जाएंगे वापस, लेकिन ऐसा होना नहीं था। लॉर्ड बर्किनहाउट ने अच्छे से पता था कि हिंदू मुसलमानों में इतनी फूट पड़ चुकी है, ये कभी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। भाई चाल चल रही थी उसकी। लेकिन मेरा मोतीलाल नेहरू ये काम कर क्यों रहे थे? इनको पहले ही बोला था कि हम साइन वाइन नहीं करा पाएंगे यार, है ना। इनको पहले यार पता नहीं कैसे थे ये लोग, दिमाग लगाते थे कैसे क्या हुआ, ये कहते यार हम साइन वाइन नहीं करवा पाएंगे। हाँ, या तो कहते हैं कि हम आधे लोग साइन करवा लें। उस टाइम पे भाई साहब लाला लाजपत राय तो खत्म हो चुके थे, विरोध इतना चल रहा था कि अंग्रेजों का दिमाग खराब था। अब उनको शांत करवाना था, तो शांत करते उन तो कहते भाई साहब हम मसौदा तैयार कर लाएंगे, रिपोर्ट बना लाएंगे, लेकिन साइन नहीं सबके करवा पाएंगे। भाई सीधे बोल देते, समझ पाया। लेकिन यार मोतीलाल नेहरू कहा हम साइन करवा लेंगे, ले भाई कराओ साइन। देखो भाई क्या होता है। फिर मोतीलाल नेहरू ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, कर लिया एक्सेप्ट, नेहरू रिपोर्ट बना के लाएंगे, और 1928 में पेश करी क्या, नेहरू रिपोर्ट बना तो लाए मेरे भाई, सभी ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्ताक्षर। अंग्रेजों को पता था भाई मुसलमान आदमी करेगा ही नहीं साइन, 36 का आंकड़ा बैठा है इनमें, अभी कैसे हो सकते साइन। और वही हुआ, सब लोग साइन करते हैं, बोले हाँ बहुत बढ़िया, भारत में स्वराज आना चाहिए, इनका स्वराज होना चाहिए। लेकिन यार एक आदमी नहीं भैया, हाँ मैंने, अब उसने सब माल बिगाड़ दिया। अब देखो क्या होता है। ये डेट याद रखना 1928 वाली, ये हंसी की बातें नहीं है भाई, ये वाली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1928 में पेश करी थी नेहरू रिपोर्ट, किसने, मोतीलाल। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कई बार पूछा गया है। और देखो आगे, नेहरू रिपोर्ट में ही वह सब अधिकार लिखे थे जिससे शासन चलाना था, और मौलिक अधिकार भी लिखे थे इसमें, इसी में लिखे हुए थे कि क्या मौलिक अधिकार होने चाहिए। इसीलिए नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का, ये आया हुआ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, यही मौलिक अधिकार उस टाइप के नेहरू रिपोर्ट में लिख चुके थे, और वही मौलिक अधिकार कॉपी कर दिए गए। समझ पा रहे हो मेरी बात? अच्छा, सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग भी मोतीलाल नेहरू ने की थी। आगे देखो, मोहम्मद अली जिन्ना के हस्ताक्षर न होने के कारण शर्त हार गए। शर्त क्या करें, शर्त हार गए। आगे देखो क्या होता है। और लॉर्ड बर्किनहाउट से कहा भारत में स्वराज मत दीजिए, लेकिन भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दीजिए, डोमिनियन स्टेट। कहे तो आप शासन आप चलाएंगे, लेकिन अधिकार अंग्रेजों का बना रहेगा। ये होता है डोमिनियन स्टेट। जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का तिरंगा झंडा होता है, तिरंगा नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया का झंडा होता है। ऑस्ट्रेलिया के झंडे के कोने पे स्टार बने रहते हैं, देखा होगा तुमने,
और इधर इसका झंडा बना रहता है, देखा है? वो ऊपर डोमिनियन स्टेट का साइन होता है। कभी मैच हो रहा हो उस टाइम पे देखना, उस सेंटर पे कोने पे बने होते स्टार, वो किसी किसी देश में आते हैं। इसका मतलब डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है उस पर अभी भी कब्जा किसका है? अंग्रेजों का है। और उसी की मांग करने लगे थे कौन? मोतीलाल नेहरू कह रहे थे मान लिया तुम कब्जा तुम ही रखो लेकिन हमें शासन चलाने दो यहाँ पे, फिर भी यार कंट्रोल नहीं का रहेगा। मोतीलाल नेहरू भाई साहब दिमाग चलाए तो लेकिन अच्छे से नहीं चला पाए। देखो आगे क्या होता है भाई, आगे लिखा हुआ है डोमिनियन स्टेट का दर्जा, अर्थात भारत पर डोमिनेंस तो ब्रिटेन का ही होगा लेकिन भारत में राज्य व्यवस्था क्या करोगे यार? राज्य व्यवस्था चला के तुम, कब्जा दूसरे आदमी का होगा। चाहते तो पूरा मिलता लेकिन यार तुमने मांग ही नहीं पाया, तुमने जो बोला भाई एक्सेप्ट कर लिया, फिर साइन नहीं करे, फिर घर पे चले आए। देखो भैया आगे देखो क्या हुआ। लेकिन डोमिनेंस की मांग पर मोतीलाल नेहरू के बेटा थे भाई साहब, कौन? बेटा भिड़ गया पापा से, बोले गलत बात पापा, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए हमें, ये तो गलत बात। अगर डोमिनियन स्टेट मिल गया तो हमेशा के लिए कब्जा हो जाएगा अंग्रेजों का, फिर तुम ऐसे राज्य व्यवस्था चलाते रहना और ऊपर से कब्जा उनका रहेगा। देखो आगे मेरे भाई, इनका बेटा इन्हीं से लड़ गया। मोतीलाल नेहरू का बेटा था जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें नहीं बनना डोमिनियन स्टेट, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, सीधी बात। ये पूर्ण वाला वर्ड जोड़ा है, ये जवाहरलाल नेहरू से याद रखना आप। उधर स्वराज की मांग करने वाले कौन थे? और पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले जवाहरलाल नेहरू, ठीक है मेरे भाई। तो आप ये कह रहे होंगे यार मोतीलाल नेहरू खराब, जवाहरलाल नेहरू अच्छे, बेटा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यार वो कह रहा था कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए यार, हमें ऊपर से पूरा अधिकार भी हमारा हो, हमारी राज्य व्यवस्था खुद की। आगे देखो इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू ठीक थे वहाँ पे, मोतीलाल नेहरू गलत थे यार। मोतीलाल नेहरू कह रहे डोमिनियन दे दो हमें, डोमिनियन स्टेट का दर्जा ले रहे थे ये। आगे देखो इस प्रकार बेटे और पिता में होगी लड़ाई भाई साहब, पापा और बेटा में लड़ाई होगी। और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का एक बार विभाजन हो चुका था और जिसमें गरम दल और नरम दल बट चुके थे। और 1928 में दो ग्रुप बन गए कांग्रेस के, एक तो बन गया मेरे भाई ओल्ड कांग्रेस और एक बन चुका हमारा। इस वाली बात को मेरे भाई जाया मत जाने देना, 1907 वाली बात को। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस एक बार विभाजन हो चुका था और फिर से इसका 1928 में दो ग्रुप बन गए, एक ओल्ड कांग्रेस और एक यूथ कांग्रेस। और ओल्ड कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब बाप बेटा अलग अलग पार्टी के, समझ रहे हो। और देखो आगे आओ, विभाजित होने के बाद भी स्थिति वैसी ही थी, ना पूर्ण स्वराज मिला ना। देखो डोमिनियन स्टेट बेटा नहीं मिलने दिया, बोले नहीं पापा ये नहीं चाहिए, अलग अलग हो गए। पूर्ण स्वराज देने वाले नहीं थे अंग्रेज, अभी कुछ भी नहीं मिला है। देखो आगे क्या होता है। इसीलिए अंग्रेजों से मांग की कि जब वह भारत के लिए अगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित करके भेजें तो भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार होने चाहिए। ये बोला कि तुमने कुछ नहीं दिया और हमने मांगा वो कुछ नहीं किया। मोतीलाल नेहरू ने मांगा डोमिनियन स्टेट और बेटे ने मांगा था पूर्ण स्वराज, कुछ भी नहीं मिला। बोला कि तुम अगला जब तुम नियम कानून बना के भेजोगे, जो अगला कानून बना के भेजोगे, अगला एक्ट पारित करके भेजोगे, उसमें मौलिक अधिकार दे दीजिए। क्या दे दिए? मौलिक अधिकार। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग करी गई, कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ये अध्यक्षता करे थे सरदार वल्लभ भाई। जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए थे, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसमें मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकार कर लिया गया था कि हाँ मौलिक अधिकार मांगे अंग्रेजों से, एक्सेप्ट कर लिया गया। कांग्रेस का अधिवेशन मीटिंग होती थी पहले कांग्रेस की, और उसमें बोला था हमें ये चाहिए, तो बोलते थे अंग्रेजों से ये बात पास करिए, ये वाला कानून बना के भेजें, ये वाली चीज और ऐड करके दें उधर से। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकार किया गया, तो कराची अधिवेशन क्वेश्चन आता है वहां पे। कराची अधिवेशन वाला आंसर याद रखना, 1931 वाला। साइमन कमीशन का स्वागत कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्यों कर रहे थे, इसका रीजन बताने जा रहे हैं। जो साइमन कमीशन होती है, थोड़ी देर पहले बात करी थी मैंने। साइमन कमीशन का स्वागत कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत में दलित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के नेता थे, वह दलितों के रिफॉर्म्स के लिए, मतलब सुधार के लिए कार्य करते थे और भारतीय भी अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी करते थे, इसलिए अंग्रेजों के भारत में समानता इंप्लीमेंट करते थे। मेरे भाई देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साइमन कमीशन का स्वागत करने का कारण ये था
हाँ, कि जो क्या नाम, क्या बता रहे थे तुम भाई, डिस्टर्ब कर देते हो। हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साइमन कमीशन का स्वागत इसलिए कर रहे थे, नींद मत लो, साइमन कमीशन का स्वागत इसलिए कर रहे थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलित वर्ग के नेता थे, एससी कैटेगरी से, और वो रिफॉर्म चाहते थे। और उस टाइम पे इंडिया में जो नीच कहें तो एससी कैटेगरी थी ना, उसे छुआछूत मानते थे, भाई टच मत होना, भाई तुम नीचे जात के ऊंचे जात के। तो मेरे भाई अम्बेडकर जी को खराब लगता था ये वाली बात। और अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज कहते थे सभी लोग समान रहो। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये बात पसंद आती थी अंग्रेजों वाली, कि यार अंग्रेज चारे समान रहो, और भारतीय कहते ना तुम अलग हो भाई, सब नीचे बैठो, एक तो एक कुर्सी बैठे एक नीचे बैठे, ऐसी वाली बात करते थे भारतीय। तो इसलिए अम्बेडकर जी सपोर्ट करते थे अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों की तरफ से जो साइमन कमीशन आया था, उसका सपोर्ट करने का कारण ये था डॉक्टर अम्बेडकर का। अच्छा, एक रीजन देखो, एक यूनियनिस्ट पार्टी थी, स्थापना सर छोटू राम ने करी थी। वह किसान के रिफॉर्म्स के लिए कार्य करते थे। भारतीय जमींदार और अंग्रेज किसानों का शोषण कर रहे थे। जो भारतीय थे ना, वो जमींदारों का शोषण कर रहे थे, और अंग्रेज उसका रिफॉर्म सुधार कर रहे थे। इसलिए जो जमींदारों का ग्रुप था ना, वो इसलिए उनका वेलकम कर रहा था साइमन कमीशन का। और तीसरा एक था हमारा मोहम्मद सैफ ग्रुप, मुस्लिम ग्रुप था साइमन, इसलिए साइमन का स्वागत कर रहा था। वही स्वागत कर रहा था कि मुसलमानों का ग्रुप था, वो तो हिंदू मुस्लिम भेड़ चुके थे, है ना। और आगे देखो, यहाँ पर ले आए, इसके बाद खत्म कर देंगे। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाकर लंदन भेज दी थी, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट वहां पे पहुंचने के बाद भारत से राजनीतिक दल बुलाए जाएंगे, और वहां पर गोलमेज सम्मेलन होंगे। इसकी क्लास को हम अगली क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।